बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ पता होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी का एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस में रखती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में अगर आप देखें तो अगर आप बिल्कुल मेड पे खड़े हुए यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये बंदा है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है। दोनों तरफ इसका जो वेट है वो बिल्कुल इक्वल है, इसलिए खड़े होने के काबिल है। लेकिन अगर ये किसी भी साइड पे एक साइड पे चला जाए और इसका वेट किसी भी एक साइड पे ज़्यादा हो जाए तो ये उसी साइड पे चला जाएगा, उसी साइड पे गिर सकता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस का जो निज़ाम है वो भी इसी तरीके से। बाहर के हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर का निज़ाम हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बाहर अगर टेम्परेचर 40 है, 45 है, 50 है या 0 है या -15 है या -20 है या -5 है, वो होगा, उससे आपके बॉडी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर वही होगा जो हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपके बॉडी का जो ये एबिलिटी है, जो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, उसको बैलेंस रखने का, मेंटेन रखने की जो सलाहियत है, ठीक है, जो कि हर हालत में आपके बॉडी के अंदर एक ही जैसा टेम्परेचर होता है, एक ही जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। क्योंकि बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर के हालत को बरकरार रखें, ठीक है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ आता है, कोई भी ख़राबी आती है, ठीक है, टेम्परेचर इधर उधर हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो हमें बुखार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 38 39 पे चला गया तो हमें बुखार हो जाता है, कम हो गया तो भी मसले आते हैं। इसके अलावा सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन, जो कि आपके फ्लूइड को बरकरार रखता है, आपके जो है फैट लेवल, आपका प्रोटीन लेवल, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे इधर उधर हो जाता है। अगर अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसले आने लग जाते। अब हमारी ये जो बॉडी अपने एक नॉर्मल स्टेट में है और इन चीज़ों को बरकरार रखने की जो सलाहियत रखता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस इज़ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देख लें तो क्या है कि पहले एक बंदा है होम्योस्टेसिस में, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है, सेंटर पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, तो उसकी बॉडी एक तरफ आने लग जाती है, कोई ना कोई ख़राबी आने लग जाती है, सेंट्रल जो वैल्यूज़ है उससे बॉडी हट जाती है और क्या होता है कि बंदा अपने सेंटर से, अपने नॉर्मल सिचुएशन से बिगड़ जाता है, ठीक है। और फिर अगर उसी सिचुएशन को हम टाइम पे डील ना करें, बैलेंस को वापस रिस्टोर ना करें, सिचुएशन आपको डेथ तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो डायग्राम में भी आपको मतलब एक फ़नी वे में दिखाया गया है, लेकिन समझ आने वाली चीज़ें। आते हैं होम्योस्टेसिस के डेफिनेशन पे। होम्यो का मतलब है सेमनेस, स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल, मतलब एक जगह पे खड़े होना। सेमनेस का मतलब है एक जैसा, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस एक बैलेंस है इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द ceaseless interplay of the body's many regulatory process। बॉडी के अंदर जितने भी निज़ाम है, जितने भी काम चल रहे हैं, ठीक है, कि एक ना रुक जाने वाले प्रोसेस को जो कि वो करते हैं, हमेशा वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। चीज़ों को हम जो कि एक बैलेंस में हमारी बॉडी को रखती है, क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। डायनामिक कंडीशन। डायनामिक मतलब कि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन द बॉडी इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट अमॉन्ग पॉइंट्स। कभी कभी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, लेकिन बहुत कम चेंजेस आ जाते हैं जो कि हमारे बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकती है, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर कभी चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज आया और हमने उसको रिस्टोर नहीं किया, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया और वो चेंज बार बार आता ही रहा, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो 70 से 110 मिलीग्राम तक जो है वो रहता है, ठीक है।
लेकिन अगर इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है, मसले आ सकते हैं। Each structure from the cellular level to the systemic level contribute in some way to keeping the internal environment of the body within normal limits। हमारे बॉडी के एक एक अर्गन से लेके एक एक सेल से लेके पूरे सिस्टम्स तक इस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और हमारी बॉडी को एक नॉर्मल लिमिट्स में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड कंट्रोल स्टेबल एनवायरनमेंट की बात है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस रिजल्टिंग इन डिजीज़। अगर होम्योस्टेसिस में कोई भी मसला आता है, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, तो वो डिजीज़ की तरफ हमें लेके जा सकता है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है जो कि इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाए गए हैं। आपको सबसे पहले यहाँ नीचे लिखा हुआ है इम्बैलेंस और बैलेंस, ठीक है। मतलब एक बंदा है, वो क्या है? बिल्कुल बैलेंस में है, होम्योस्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन अगर कभी उसके बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है, ऐसा मसला आता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका होम्योस्टेसिस, जिस चीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं, आपका इक्विलिब्रियम या आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। क्या कहते हैं? 1 नंबर पे आप देख लें, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चीज़ जो बाहर से या अंदर से आपके बॉडी को डिस्टर्ब करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे आपके बॉडी का जो होम्योस्टेटिक कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब वो गर्मी क्या है जिसकी वजह से आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया? उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल 110 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया, 150 पे पहुंच गया, तो ये क्या है? एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब कि जिस चीज़ के थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ चेंजेस आए हैं। जैसे बाहर गर्मी है, आपको किस चीज़ के थ्रू पता चलेगा? आपको आपके स्किन के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि स्किन में ऐसे बहुत सारी रिसेप्टर्स है जिनको गर्मी फील होती है, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है? जिस चीज़ की वजह से आपको पता चलता है कि हाँ अभी चेंज आया है, स्टिमुलस आया है। अगर आपको हाथ पे सुई चुभ जाती है, ठीक है, या कोई चीज़ लग जाती है, पत्थर लग जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके हाथ के जो रिसेप्टर्स हैं उनको पता चल जाता है कि बाहर से स्टिमुलस आया, उन्होंने हमारे नॉर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को डिस्टर्ब किया। तो जिस चीज़ के थ्रू आपको पता चल जाता है, जो आपका सेंसर है, जो आपका जिसकी वजह से आप फील करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर। पर थर्ड पे आता है आप कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या है? जहाँ से आपका ये सारा निज़ाम कंट्रोल होता है, ठीक है, और रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाते हैं कंट्रोल सेंटर तक कि हाँ स्टिमुलस आया है, कोई ना कोई चेंज आया है। तो हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारे दिमाग, ठीक है। मतलब पहले स्टिमुलस आएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा, स्टिमुलस से पता चलेगा रिसेप्टर को, ठीक है, और रिसेप्टर बताएगा दिमाग को कि बाहर से ये चीज़ आई है और डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रही है। फिर कंट्रोल सेंटर के बाद आएगा आपका इफेक्टर। इफेक्टर का काम होता है कि किसी भी चीज़ को जो बाहर से आया है, जो स्टिमुलस आया है, उस स्टिमुलस को कंट्रोल करना, उसको ख़त्म करना और उसके काम को या उसने जो डिस्टरबेंस पैदा की हुई है उस डिस्टरबेंस को ख़त्म करना, ठीक है। तो इफेक्टर आपके क्या हो सकते हैं? आपके हाथ हो सकते हैं, आपके मसल्स हो सकते हैं, या आपके बॉडी के अंदर का कोई भी निज़ाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सुई चुभी, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, या आपको कोई और ऐसा कोई भी डिस्टरबेंस आया, सुई का ही ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आपको सुई चुभी, आपको पता चला कि सुई है, फिर आपके कंट्रोल सेंटर को पता चला, कंट्रोल सेंटर ने आपके हाथ को कहा कि भाई हाथ हटा लो, वरना आप जो है इंजर्ड हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मसला आ सकता है, ठीक है। तो आपके कंट्रोल सेंटर ने आपको आपके हाथ को बताया कि हाथ हटा लो। अब जो ये हाथ है ना आपके, ये क्या है? इफेक्टर है, उस चीज़ को रिस्पॉन्स देने वाले हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहला स्टिमुलस जो बाहर से आएगा,
रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, सेंस करेगा। नंबर 3 पे आपका होगा कंट्रोल सेंटर जो कि फ़ैसला लेगा कि चीज़ को किस तरीके से ख़त्म करना है। नंबर 4 पे आपका आएगा इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर का काम होगा कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करना है, किस तरह जवाब देना है, आपके मसल्स, आपके हाथ। नंबर 5 पे आपका वही होम्योस्टेसिस वाला स्टेट दोबारा आएगा, मतलब इफ़ेक्टर ने काम ख़त्म किया, डिस्टर्बेंस जो भी आई थी वो ख़त्म हो गया, आपकी बॉडी वापस होम्योस्टैटिक स्टेट में आ जाएगी। ठीक, इफेक्टिंग होम्योस्टेसिस कुछ चीज़ें हैं जो आपके होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करती है या अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इनसाइड अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ अनवांटेड केमिकल्स आर प्रोड्यूस। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है, तो उनमें अक्सर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो भी अक्सर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो होम्योस्टेसिस में मसला आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मतलब बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि मतलब या गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है या बाहर से कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारे मसले आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, एसिडिटी है, साल्ट का लेवल ज़्यादा हो गया, वाटर, ठीक है, बहुत सारे मसले आ सकते हैं और सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। के बाद जो है आपके दो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व है आपके होम्योस्टेसिस में, जिसमें सबसे पहला आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जो ऑटोमेटिक है, जो खुद से काम करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपका कंट्रोल सेंटर है ना, दिमाग है आपके, तो वो आपके बॉडी को कमांड देते हैं कि आपने क्या क्या करना है। और दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, जैसे मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड और टेस्टिस, और फीमेल में आपका पीनियल ग्लैंड, थाइमस, पेनक्रियास और साथ में ओवरीज। इन पे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और काम करते हैं, ठीक है, तो ये भी इन्वॉल्व है इन होम्योस्टेसिस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से इन्वॉल्व है, रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉन एज नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस का आपको पता होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्सेस भेजता है बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स को, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस आई है या कोई भी मसला आया है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको अपने बैलेंस स्टेट में वापस लाने के लिए, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व इम्पल्स जो है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, वो जाके उसी जगह पे अपना काम करते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई है और बॉडी को अपने बैलेंस पोजीशन में वापस लेके आते हैं। इसी तरीके से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बता दिया। नर्व इम्पल्सेस टिपिकली कॉज रैपिड चेंजेस बट हार्मोन यूजुअली वर्क मोर स्लोली। आपका जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ये नर्व इम्पल्स से थोड़ा स्लो काम करता है। नर्व इम्पल्स चूँकि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बिजली की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, ठीक है, लेकिन जो हार्मोन्स है वो एक किस्म के केमिकल्स है, वो रिलीज़ होंगे, फिर जाके आपके डक्ट्स के थ्रू, ठीक है, उस जगह पे काम करेंगे अपना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम जो है, ये नर्व सिस्टम से थोड़ा सा स्लो काम करता है, और जो नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो वो बिल्कुल बिजली की तरह तेज़ काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी डिस्टर्बेंस को नेगेटिव फीडबैक देना, मतलब उसको ख़त्म करना, उसके डिस्टर्बेंस को कम करना, ठीक है, और दोनों अपने तरीके से काम करते हैं। किसी जगह पे एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत होगी तो वो अपना काम करेगा, किसी जगह पे नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होगी, तेज़ रिस्पांस देने की ज़रूरत होगी, तो नर्वस सिस्टम अपना काम करेगा, ठीक है। इसमें कुछ फीडबैक सिस्टम होते हैं, फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप भी हम कहते हैं, ठीक है। एज अ साइकिल ऑफ इवेंट द स्टेटस ऑफ अ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, एवेलुएटेड, चेंज, रिमाइंडर्ड, री एलिवेटेड एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कंट्रोल सेंटर, फिर इफेक्टर, ठीक है, ये आपके बॉडी के पूरे फीडबैक सिस्टम में आते हैं। मतलब बॉडी को पहले देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या चेंज आया है, फिर उसको अपने हिसाब से नापते हैं, तोलते हैं कि अब मैंने क्या करना है इसके साथ, फिर उसको जो है चेंज करवाते हैं, और फिर उस बॉडी के पोजीशन को, जो डिस्टर्बेंस आई है, उसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम।
टेम्परेचर में चेंज आया है, ब्लड प्रेशर में चेंज आया है, ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंज आया है। तो ये सारी चीज़ें जो कि कंट्रोल करने वाली है, ये आपके फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल होती है, ठीक है। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके स्पेशली आर्गन्स आते हैं और स्पेशली आपके कुछ सिस्टम्स आते हैं, जिसमें आपका रिसेप्टर, जिस चीज़ के थ्रू आप चीज़ को, स्टिमुलस को रिसीव करते हो, आपको पता चलता है। दूसरा आपका कंट्रोल सेंटर, मतलब आपके दिमाग, जो कि फ़ैसला लेती है कि अब हमने क्या करना है, इसका जवाब कैसे देना है। और तीसरा आपका इफ़ेक्टर, आपका फ़ौज, जो कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं आपके रिसेप्टर में, आपके फीडबैक सिस्टम में, ठीक है। फिर से वही आपको चीज़ें बताई गई हैं कि रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर वही चीज़ है जिससे आपकी बॉडी का जो भी चेंज है, जो कि आपके बॉडी के कंडीशन में आता है, वो फील होता है उसको, ठीक है, और वो मॉनिटर करता है। इसी तरह कंट्रोल सेंटर का आपको बताया गया है कि ये आपके बॉडी का एक मेन सेंटर है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। और ब्रेन आपके बॉडी के हिसाब से उस चीज़ को रिस्पॉन्स देती है कि अब मैंने कितना रिस्पॉन्स देना है। नंबर 3 इज़ इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर वही चीज़ है जिसके ज़रिए आप उसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे आपके मसल्स, आपके हाथ, आपके पाँव, या आपके बॉडी के अंदर कोई भी आर्गन जो कि उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, नर्व इम्पल्सिस के थ्रू या हार्मोनल सिक्रीशंस के थ्रू, ठीक है। ये भी वही चीज़ है कि स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, फिर कंट्रोल सेंटर है। ये एरो के थ्रू आपको सब कुछ बताया गया है। फिर इफेक्टर है और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स जाके मिलेगा, चीज़ ख़त्म होगी एंड योर बॉडी विल बी इन अ बैलेंस स्टेट, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करते हैं आपका होम्योस्टैटिक सिस्टम और होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। एंड दैट्स ऑल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।